हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे हम टॉपिक हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस लाती रहती हूँ। इसके अलावा किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, बीएड का, एमएड का या यूजीसी नेट एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो हिस्टोरिकल रिसर्च एमएड के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्या टाइप्स होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के, स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं आपसे। उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा कौन कौन से होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो बताया जाएगा, और नोट्स भी मिलेंगे इसमें। एंड कीवर्ड्स होंगे कि एग्जाम में आपको कौन सा वर्ड याद रखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपसे हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। इसके अलावा हम जानेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा के बारे में, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा सोर्सेज क्या होता है वो हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी इनटू पास्ट इवेंट्स। तो हिस्टोरिकल रिसर्च वर्ड हिस्ट्री से ही हमें पता चलना चाहिए। हिस्ट्री मतलब क्या होता है, यानी कि जो अतीत में चीजें हो चुकी हैं, तो उनके बारे में ही इंक्वायर करना क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। The process involves investigating, recording, interpreting, and analyzing the event of past for the purpose to gain a clearer perspective of the present। यानी कि जो हमारे पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं, द प्रोसेस जो हुई हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि ऐतिहासिक शोध जिसे हम बोलते हैं कि अतीत की जितनी भी घटनाएं हैं उनकी हम जांच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, यानी कि उनकी व्याख्या विश्लेषण करते हैं, ताकि जो प्रेजेंट है ना वो हमें क्लियर हो सके, यानी कि जो वर्तमान को हम स्पष्ट रूप से जान सके। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर आप अपनी डेली लाइफ से भी देखेंगे कि अगर आपको किसी से शादी भी करनी होती है या क्या मतलब कोई भी दोस्ती भी करनी होती है, तो आप क्या करते हो कि उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हो, ताकि आप उसका प्रेजेंट पर्सपेक्टिव आपके लिए क्लियर हो सके। तो यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च भी वही करती है कि पास्ट के बारे में जानना, पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना, जिससे प्रेजेंट पर्सपेक्टिव हम और ज़्यादा क्लियर तरीके से जान पाएं। नेक्स्ट है कि ये एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें क्वालिटेटिव डाटा इकट्ठा किया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, इसमें वेरियस डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी स्टडीज। तो कुछ डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो उससे हमें और ज़्यादा मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है। तो केरलिंगर कहते हैं, और एमएड के एग्जाम में भी एक दो डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही पड़ती है ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए। तो ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स, people and institutions through the analysis of primary and secondary sources with the aim of reconstructing and interpreting historical facts and understanding their significance। यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक है। यानी कि सिस्टमेटिक क्या होता है, सीक्वेंस में चलते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जो अतीत में चीजें हुई हैं। साइंटिफिक किस तरीके से है कि जो हम सामने देखते हैं चीजें उन्हीं को लिखते हैं, ऐसा नहीं कि अपने पर्सनल बायसेस इसमें नहीं ला रहे हैं। पीपल एंड इंस्टीट्यूशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसको एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पर जो हम रिसर्च करते हैं। और इसमें एम क्या होता है कि हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इंटरप्रेट कर सकें और उनका प्रेजेंट सिग्निफिकेंस क्या है या उस वक्त का सिग्निफिकेंस क्या था वो समझ सकें। खान कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि सेम स्टेटमेंट बोले इन्होंने कि पास्ट इवेंट्स की स्टडी है, एक्सपीरियंसेस की, फिनोमिनन की स्टडीज है, थ्रू द एनालिसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। वही चीज कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू क्या एम है, जो चीज मैंने आपको पहले बताई थी, विद द एम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द पास्ट एंड इट्स रेलेवेंस टू द प्रेजेंट, कि पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी और प्रेजेंट में उसका क्या रेलेवेंस है। जॉनसन कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली एग्जामिनिंग पास्ट इवेंट्स टू गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, कि पास्ट में क्या क्या हुआ होगा उसका सीक्वेंशियली जो है एक अकाउंट देना, एक मतलब इंटरप्रेट करना उस चीज को। फिर
अगर हम बात करें नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, नेचर यानी कि प्रकृति कैसी है हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो सिस्टमेटिक एंड मेथोडिकल अप्रोच है। यानी कि व्यवस्थित तरीके से पूरा ऐसे विधिवत होता है कि सिस्टम सीक्वेंस में चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कि पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा का क्रिटिसिज्म करेंगे, फिर उसके बेसिस पर एनालिसिस करेंगे, तो प्रॉपर सिस्टम में चलती हैं चीजें। नेक्स्ट है क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेज, कि जहां से हम जो भी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं तो उनका क्रिटिकली हम उनको एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला तो हमने डायरेक्ट समझ लिया, उसकी प्रॉपर आलोचनात्मक तरीके से विश्लेषण करेंगे, हम उस चीज की व्याख्या करेंगे। अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी, इसमें हमारा फोकस रहता है कि जो भी हम चीजें बता रहे हैं वो पूरी डिटेल्ड हो, यानी कि विस्तार रूप से हो और सटीक हो, उसमें एक्यूरेसी हो। नेक्स्ट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फिनोमेना, कि यानी पास्ट में क्या क्या चीजें हुई होंगी उसका पूरा उन चीजों को समझना, उनको घटनाओं का पुनर्निर्माण करना एक तरीके से। नेक्स्ट है प्रिजर्व्स कल्चरल हेरिटेज, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करना। जैसे हम अपने कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, उस क्या हिस्ट्री रही है, कहाँ से चीजें आई हैं, कैसे चीजें बनी हैं। अगर हम गोबर की लिपाई भी करते थे तो उसके पीछे क्या वजह थी, पूरी हिस्ट्री जानना, पूरी उसके पीछे की साइंस जानना, यानी कि पहले क्या क्या चीजें हो रही थी, तो उस तरीके से हम अपने कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स पीपल इन सोसाइटी, यानी कि अतीत की घटनाओं को पढ़ना और लोगों के बारे में जानना या फिर सोसाइटी के बारे में जानना, तो ये सारा क्या है, नेचर है, प्रकृति है हिस्टोरिकल रिसर्च की। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी तक मैंने आपको बहुत से पॉइंट्स बता दिए कि अननोन इवेंट्स के बारे में जानने के लिए, उन इवेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा ये जानने के लिए, पास्ट से रिलेटेड जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है उनके आंसर्स पाने के लिए, पास्ट में किसी इंडिविजुअल ने या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके की अचीवमेंट्स हासिल की है, किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, वो इंस्टीट्यूशन बना था, ये सारी चीजें जानने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च होती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली एजुकेशन की फील्ड में बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च कहाँ यूज होती है, कॉन्टेक्चुअलाइजिंग एजुकेशनल इश्यूज, यानी कि एजुकेशनल रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल इश्यूज क्या है, आजकल लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है एडुकेटर्स को समझने में, टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड न्यूएंसेस ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एडुकेटर्स को हेल्प करने के लिए, तो उस सब के लिए हम हिस्टोरिकल रिसर्च का यूज करते हैं। इन्फॉर्मिंग एजुकेशनल पॉलिसी, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च से क्या होता है कि जो भी इन पॉलिसीज में काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च इन्फॉर्म्स एजुकेशनल पॉलिसी बाय एनालाइजिंग पास्ट पॉलिसीज, देयर इफेक्टिवनेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। अब नई नई पॉलिसीज आती रहती हैं, क्यों वो आती हैं, क्योंकि जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस होती है उनके बेसिस पर उन पॉलिसीज के इफेक्ट देखे जाते हैं कि कोई पॉलिसीज कितनी, जो पास्ट में पॉलिसीज आई हैं कितनी इफेक्टिव रही हैं, उनके एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो उससे जो डेटा मिलता है उससे पॉलिसी मेकर्स को एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में हेल्प मिलती है कि क्या चीज़ अच्छी है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला अगर आया था तो कितना उसका इफेक्ट रहा है, क्या हमें उसे लागू ही रखना है या उसे बंद कर देना है या उसकी जगह कुछ और लाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हिस्टोरिकल रिसर्च मदद करती है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल ट्रेंड्स। Historical research identifies patterns and trends in education, enabling educators to anticipate and prepare for future changes. इससे क्या है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, क्या चीजें पैटर्न में चल रही हैं, ये जानने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से एडुकेटर्स जो है फ्यूचर में क्या क्या उन्हें चेंजेस चाहिए, किस तरीके से उन्हें चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो वो सारी जानने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है प्रिजर्विंग एजुकेशनल हेरिटेज। तो हिस्टोरिकल रिसर्च से क्या होता है कि हम अपने एजुकेशनल जो हेरिटेज है इंस्टीट्यूशंस की, कम्युनिटीज की, सोसाइटीज की, उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, इंश्योरिंग दैट वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस एंड लेसन्स आर नॉट लॉस्ट। तो आज जो हमें अपनी फिलॉसफीज के बारे में पता है, अगर हम इंडियन फिलॉसफीज के बारे में बात करें तो हमें, या फिर वेस्टर्न फिलॉसफीज की बात करें, आइडियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, या थीस्ट कौन थे, एथिस्ट कौन थे, ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता है, क्योंकि इन पर हिस्टोरिकल रिसर्चेस हुई हैं, तो वो प्रॉपरली प्रिजर्व करी गई हैं चीज़ें कि किस तरीके से आइडियलिज्म इंडिया में आया था, किस तरीके से नेचुरलिज्म आया था, अगर बुद्धिज्म आया था तो किस वक्त आया था, कैसे जो उनके जो मठ थे, विहारास थे, किस तरीके से आए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है हिस्टोरिकल रिसर्च की वजह से, तो इसीलिए हिस्टोरिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो बेसिकली ये चार टाइप की होती है, बिब्लियोग्राफिक रिसर्च, लीगल रिसर्च, जिस और फिर अगली होती है हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, जिसमें हम आइडियाज को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो एक एक करके अब हम इन सारी रिसर्चेस के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है। तो जैसे नाम ही बता रहे, सबसे पहले हम बात करेंगे बिब्लियोग्राफिक रिसर्च के बारे में। बिब्लियोग्राफिक रिसर्च क्या है,
जिसमें हम बिब्लियोग्राफी के बारे में जानते हैं। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, किसी की लाइफ के बारे में जानना। दिस रिसर्च एम्स एट डिटरमाइनिंग एंड प्रेजेंटिंग ट्रूथफुली द important फैक्ट्स अबाउट द लाइफ, कैरेक्टर एंड अचीवमेंट्स ऑफ important एडुकेटर्स। यानी कि किसी की जीवनी के बारे में जानना। अब हम उनकी लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी कैरेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं, उन्होंने क्या बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट करी है उनके बारे में। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम गांधी जी की बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में वारधा स्कीम आई थी, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, नेचुरलिज्म में उनका बहुत ज़्यादा काम है। हम सावित्री बाई फुले के बारे में बात कर सकते हैं, जो इंडिया की पहली फीमेल टीचर थी। तो ऐसे लीडर्स के बारे में जब हम रिसर्च करते हैं तो उसे हम बिब्लियोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। यानी कि उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी, क्या उनकी लाइफ थी, क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आती है लीगल रिसर्च। नाउ एज द वर्ड से लीगल मतलब जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमें लीगल बेसिस जानने की कोशिश करते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशन जब बना था तो किस तरीके से बना था, क्या लीगल बेसिस थे, रिलीजन कास्ट का क्या क्या रोल था उसमें, क्या रिलेशन था सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, क्या उनमें लीगल जो चीज़ें हैं वो साइन हुई थी विद रिगार्ड टू एजुकेशन, टीचर्स और स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स का क्या लीगल स्टेटस था, प्राइवेट एडेड स्कूल्स के एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रही थी, कैसे फाइनेंसेस मैनेज हो रहे थे। तो इस तरीके से जो भी लीगल चीज फील्ड से रिलेटेड जो डाटा है वो कलेक्ट करना, उसके बारे में स्टडी करना, उसे लीगल रिसर्च कहते हैं। ये हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि लीगल है तो लॉ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जिस इंसान को लॉ की नॉलेज है, या अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है लॉ की फील्ड में, तब ही आप इस रिसर्च को अच्छे से करने के काबिल बनते हैं, कम्पिटेंट बनते हैं। नेक्स्ट इज स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, यानी कि आइडियाज के बारे में स्टडी करना। अब वो आइडिया कहाँ से आए ये चीज जानना, और कैसे वो धीरे धीरे डेवलप होते गए। जैसे रियलिज्म का आइडिया मान लो कहाँ से आया, वो चीज जानना। फिर कैसे वो आगे फर्दर स्कूल्स में बटे, सेंस नियो, ये सारी चीजें। या फिर अगर हम एक्सपेरिमेंटलिज्म की बात करते हैं या एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करते हैं, तो किस तरीके से वो पहले उनका ओरिजिन हुआ, कैसे जन्मे वो आइडियाज, फिर कैसे वो आइडियाज धीरे धीरे पॉपुलर हुए, फिर पॉपुलर होने के बाद कैसे दो पार्ट्स में बट गए हर जगह। तो ये सारी चीजें जानना, आइडिया के बारे में जानना, वो आइडिया कहाँ से आया और कैसे उसका ओरिजिन हुआ और कैसे वो डेवलप हुआ धीरे धीरे, ये जानना। Assessment of the status of the knowledge through analysis of meaning and relationship of different concepts and underlying assumptions, and a fruitful synthesis of ideas past and present from different fields concerning educational theories and practice have a direct impact on education from the viewpoint of, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें हेल्प मिलेगी टू नो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, टू आइडेंटिफाई द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या रेलिवेंट करिकुलम कंटेंट होने चाहिए, क्या टीचिंग मेथड होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या इवेल्यूशन प्रोसेसेस होने चाहिए। तो ये सब जानने में हमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी इंस्टीट्यूशंस हो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड, वो अब स्कूल्स हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, या फिर अगर कहीं गुरुकुल चल रहा है अभी भी तो गुरुकुल्स हो सकते हैं। तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में स्टडी करना कि कैसे ये इंस्टीट्यूशन बना। जैसे नालंदा तक्षशिला के बारे में हमें क्यों पता है, क्योंकि उन पर हिस्टोरिकल स्टडीज हुई हैं, कि हमें पता है कि नालंदा पहले कैसे बना था, फिर क्या वहाँ पे एडमिशन का क्या प्रोसेस होता था, फिर किस तरीके से उसे मतलब किसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम बीएचयू के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि क्या उसकी हिस्ट्री है, किसने उसकी नींव रखी थी, फिर कैसे वो डेवलप हुई। जेएनयू के बारे में स्टडी कर सकते हैं, यानी कि जो भी फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक जनरेट हुए हैं जहाँ से, और फिर किस तरीके से वो इवॉल्व हुए, किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम जानना क्या है, टाइप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट स्टेप्स पूछ लिए जाते हैं कि क्या स्टेप्स हैं। और इसमें कीवर्ड जो आपको याद रखना होता है, क्रिटिसिज्म। जहां पर भी क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा लिखा है तो मतलब वो हिस्टोरिकल रिसर्च से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इसमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होती है हर रिसर्च की तरह, कि आप किस चीज़ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। किसी इंडिविजुअल के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, कोई टेक्स्ट बुक आप स्टडी करना चाहते हैं, या फिर कोई पॉलिसी आई है उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। वो चीज़ आप अपनी प्रॉब्लम जो है अपने इंटरेस्ट एरिया से सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इस प्रॉब्लम पर काम करना है। फिर उसके बाद डिलिमिट करेंगे उसे कि मुझे कितना काम करना है। तो लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन एज अ रिसर्चर तो आपको क्लियर होती ही है। तो आपको डिलिमिट करना है कि मुझे इतने एरिया में ही काम करना है, इस टॉपिक पर ही काम करना है। यानी कि अपने जो रिसर्च एरिया है उसको डिफाइन कर देना। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब जो हमने सोचा है प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम सेकेंडरी स्कूल स्टेज पे देखना चाहते हैं कि
जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी उनका क्या इफेक्ट पड़ा है, तो उस तरीके से, या फिर किसी भी और हम पॉलिसी को देखना चाहते हैं, या गुरुकुल सिस्टम का क्या इफेक्ट था एंशियंट पीरियड में, वो देखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड हम क्या पूरी हाइपोथेसिस बना लेंगे। हाइपोथेसिस क्या होती है, एक पूरी क्लियर स्टेटमेंट होती है कि क्या हम रिसर्च करने वाले हैं। अगर आपने अच्छी हाइपोथेसिस बनाई है तो उससे ही आपकी रिसर्च आदि हो जाती है। फिर नेक्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब हाइपोथेसिस बना लिया, हमें पता चल गया कि क्या फ्रेमवर्क है, तो डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब फिर उसके बाद क्या होता है, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा होता है। डाटा कलेक्ट तीन तरीकों से हो सकता है, प्राइमरी सोर्सेज से, सेकेंडरी सोर्सेज से और टर्शरी सोर्सेज से, जो हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज का पता बताते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा, कि जो डेटा है उसको क्रिटिसिज्म करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। फिर उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे कि हमने अपनी रिसर्च में क्या पाया है। तो सबसे पहले हमने करी थी कि सिलेक्शन करेंगे प्रॉब्लम की, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके तरीके हैं ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा। प्राइमरी होता है, प्राइमरी क्या होता है, यानी कि जब आप स्कूल में जाते हो तो बोलते हैं ना हम प्राइमरी में, तो यानी कि जब सबसे पहले आप गए, तो वहीं से आपको याद रखना, प्राइमरी मतलब फर्स्ट विटनेस, यानी कि जो फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं उसे, फर्स्ट विटनेस और आई विटनेस टू अ फैक्ट भी बोलते हैं, यानी कि जो अपनी डेटा इकट्ठा किया है वो बिल्कुल ओरिजिनल सोर्सेज से जब इकट्ठा किया होता है तो उसे प्राइमरी सोर्सेज बोलते हैं। और एज ए रिसर्चर बोला जाता है कि आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप प्राइमरी सोर्सेज से ही डेटा लें, ताकि आपकी जो रिजल्ट्स हो उन पर रिलाई किया जा सके। अब किसी से सुनी सुनाई बात अगर हम सुनेंगे तो वो तो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, तो इसीलिए फर्स्ट हैंड डेटा को प्रेफर किया जाता है। जिन केसेस में फर्स्ट हैंड डेटा नहीं मिलता है उन केसेस में हम सेकेंडरी सोर्सेज के पास जाते हैं। तो फर्स्ट विटनेस और आई विटनेस टू अ फैक्ट, जिसमें आते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और रिमेन्स अवेलेबल इन रिटन, पिक्टोरियल एंड मैकेनिकल फॉर्म। तो इसमें आ जाते हैं हमारे पर्सनल रिकॉर्ड, जिसमें सर्टिफिकेट, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, जो भी हमें ऑफिस के रिकॉर्ड्स मिलते हैं। ओरल टेस्टिमनीज आ जाती हैं, जिसमें जो हमारी फोक स्टोरीज होगी, फोक टेल्स हो गए, सेरेमनीज हो गई, ये सारी चीज़ें। पिक्टोरियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि फोटोग्राफ्स होगी, मूवीज होगी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स। मैकेनिकल रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जो जैसे कि अगर किसी ने जैसे पहले होता था ना कि इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर लेते थे, तो वो सारी चीज़ें। रिमेन्स जैसे स्केलेटन्स, टूल्स, वेपन्स, जो पुराने क्लोथ्स हैं, उनके बेसिस पर भी हमें जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं वो होता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा। Next is secondary sources. Secondary sources are the account of an event provided by a person who did not directly observe the event, object or condition. या ये क्या होता है, सेकेंड हैंड डेटा होता है, कि यानी कि हम उस इंसान ने खुद वो चीज़ ऑब्जर्व नहीं करी है, खुद नहीं देखी है, आप उससे डेटा ले रहे हो। इसको हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्टडी करना चाहते हो जो वॉर में विडोज जो है उनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है उनके पति के जाने के बाद, तो ये आप एक तरीके की हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं कि क्या हिस्टोरिकली क्या क्या फर्क पड़ा है उनकी लाइफ पर। तो इसमें आपके पास फर्स्ट हैंड डेटा क्या हो जाएगा, प्राइमरी डेटा। अगर आप उस विडो से जाके ही पूछ रहे हैं कि जब आपके पति के जाने के बाद क्या क्या हुआ था उस दौरान, किस तरीके से आपने प्रॉब्लम फेस करी, तो वो हो गया फर्स्ट हैंड डेटा, जिसको हम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा बोलेंगे। सेकेंडरी में आ जाएगा कि अगर आप उनके पड़ोसियों से पूछ रहे हो, उनके रिश्तेदारों से पूछ रहे हो कि अच्छा इन्हें कैसा लगा था उस वक्त, ये या किस हालात में थे, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सोर्सेज। So, since the testimony of the person is not that of an actual participant or observer, secondary sources are subject to an inherent danger of inaccuracy and distortion. जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो हो जाएगी सुनी सुनाई बात, और जब बात किसी से सुन के बोलते हो तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है कई वक्त, और बात कुछ और होती है और आपको बताई कुछ और जाती है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए प्राइमरी सोर्सेज पर ज़्यादा रिलाई किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज के, टेक्स्ट बुक्स हो गया, इंसाइक्लोपीडियाज हो गया, मोनोग्राफ्स हो गए, जो मैगजीन्स में आर्टिकल्स हैं वो हो गए। नेक्स्ट इज टर्शरी सोर्सेज। तो इसमें आते हैं हमारी बिब्लियोग्राफीज, कैटलॉग्स और इंडेक्सेस, जिससे हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज का पता मिलता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इसका, क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा। तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे उसमें सबसे पहले तो आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, कि आपने कलेक्ट कर लिया डाटा प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज से। अब इतना सारा डेटा हो गया कि आप सबको इंटरप्रेट कर सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद क्या कर रहा होता है, बहुत सारा जब डेटा हमने इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद हम उसका क्रिटिसिज्म करेंगे। क्रिटिसिज्म यानी कि हम देखेंगे कि कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, या कौन सा यूजफुल होने वाला है हमारी रिसर्च के हिसाब से।
तो वंस डेटा इज कलेक्टेड देयर इज अ नीड टू चेक इट्स ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ओरिजिनलिटी, कि वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो कितना ऑथेंटिक है, कितना हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। तो इसके लिए रिसर्चर को क्रिटिसिज्म करना होता है डेटा का। तो इंटरनल क्रिटिसिज्म, इसमें आपको दो ही वर्ड याद रखने हैं। इंटरनल क्रिटिसिज्म कंटेंट के लिए होता है। इंटरनली हम क्या देखते हैं, जिसका कंटेंट देखते हैं ना। एक्सटर्नल मतलब बाहरी चीजें, बाहरी चीजें क्या होती हैं, ऑथेंटिक कितना है। तो बाहरी चीजों के लिए ऑथेंटिसिटी। तो कीवर्ड्स है इसमें इंटरनल का, इंटरनल क्रिटिसिज्म का कंटेंट, और एक्सटर्नल का ऑथेंटिसिटी। और इंटरनल क्रिटिसिज्म को हायर क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है हायर क्रिटिसिज्म? क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपका कंटेंट ही ठीक नहीं है तो फिर तो अगर आपका कंटेंट ही गलत है तो पूरी रिसर्च ही गलत होगी। अगर आपने जो डेटा इकट्ठा किया है उसमें कंटेंट ही ठीक नहीं है, तो कंटेंट पर सबसे ज्यादा फोकस होता है, इसीलिए इसे हायर क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म के लिए कीवर्ड्स हैं ट्रस्टवर्दीनेस और ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स। इसे लोअर क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने लिया है वो कितना ऑथेंटिक है, या फिर क्या वो ओरिजिनल सोर्सेज से लिया गया है, क्या वो कंसिस्टेंट है वो फैक्ट्स आज भी। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं डॉक्यूमेंट की, हैंड राइटिंग उसमें कैसी है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने ऐसे लिख के रख दिया और आपने वो चीज़ उठा ली हो और आप सोच रहे हो ये मैंने बड़ा रियल डॉक्यूमेंट उठा लिया हो। फिर उसके बाद इंटरनल क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको सीक्वेंस में करते हैं, इट जस्ट कि मैं ये बोल रही हूँ कि इंटरनल क्रिटिसिज्म में क्या होता है, एक्यूरेसी चेक करते हैं कि जो कंटेंट है वो कितना एक्यूरेट है हमारे, यानी कि वैलिड है वो कि नहीं है। इसको हायर क्रिटिसिज्म बोला जाता है क्योंकि कंटेंट को चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। टू डिटरमाइन इफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एक्यूरेट, determine if a document contains error or lies, assess the reliability of the information in a document, की रिलाई कर सकते हैं उस पर कि नहीं कर सकते। उसका जो कंटेंट है उसको एनालाइज करना, आइडिया को, लैंग्वेज, ग्रामर एंड राइटिंग स्टाइल देखना, क्योंकि कभी कभी ग्रामर से भी जो है पूरा मीनिंग बदल जाता है, तो वो हमारा कंटेंट एक्यूरेट है भी है या नहीं है, वो सारी चीजें चेक करना आता है क्रिटिसिज्म ऑफ डेटा में। तो एक बार से अगर हम इस टॉपिक को रिवाइज कर लें तो बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल रिसर्च का मीनिंग लिखना है कि क्या है। पास्ट इवेंट्स को स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, रिकॉर्ड करना, इंटरप्रेट करना एंड एनालाइज करना, ताकि हमें क्लियर पर्सपेक्टिव मिल सके प्रेजेंट के लिए। क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म करते हैं। नेचर है इसका सिस्टमेटिक है, ये क्रिटिकल एनालिसिस होता है, इसमें प्रिजर्व करते हैं कल्चरल हेरिटेज को, पास्ट इवेंट्स की, पीपल की, सोसाइटी की स्टडी है। इंपॉर्टेंस क्या है वो आप लिखेंगे इसमें। टाइप्स, चार टाइप्स है, बिब्लियोग्राफिक, लीगल, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज एंड हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू, फिर उसका क्रिटिसिज्म करेंगे जो कि दो तरीके का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक कंटेंट के लिए, एक ऑथेंटिसिटी के लिए, और एक लोअर होता है और एक हायर क्रिटिसिज्म एक को बोला जाता है। फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे एंड देन उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे। सो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पर नए आए हैं।